प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम लोग जो टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस जो हमारी चल रही है, इसमें हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करवा रहे हैं और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जो यूपी पीजीटी और टीजीटी में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए हम लोग आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जो जो स्टूडेंट्स अभी जुड़ गए हैं सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। यहाँ का वो कर दीजिए ना चैट, यहाँ दिख नहीं रहा यूट्यूब पे। अच्छा, बबलू कुमार जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जो जो लाइव है ऐप पे भी लाइव हैं क्या स्टूडेंट्स? हाँ, ऐप पे भी है। तो ऐप पे कौन कौन है? चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पूनम, चलिए पूनम मौर्य गुड आफ्टरनून। तो जो जो स्टूडेंट्स ऐप पे है उन सभी को गुड आफ्टरनून और जो जो यूट्यूब पे है उन सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून कहते हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी जो जो एडमिशन ले चुके हैं उनको बता दूं कि एक क्लास इसके बाद भी चलेगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और उसके बाद जाकर के हम लोग सीधे सीधे जो आपके सिलेबस के टॉपिक है उस पर आ जाएंगे। अभी चूँकि हम लोग कोशिश किए कि कम से कम 100-125 क्वेश्चन की चर्चा कर ले, तो पिछले क्लास में 66 क्वेश्चन तक हो गया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए हम लोग लेते हैं प्रश्न। और ये प्रश्न जो है वो है कि निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो स्वाभाविक रूप से ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में वेबर के बारे में पढ़ा था, अल्फ्रेड वेबर के बारे में। तो 67 का बी होगा, ये आप लोगों ने पढ़े थे। दीवान सिंह जी गुड आफ्टरनून। फिर हम लोगों ने 60 इसका बी होगा, ये हम लोगों ने पढ़े थे भी। और उसके बाद जाकर के ये क्वेश्चन भी पढ़ा था कि कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक अगर देश की बात करें, ये शायद नहीं हुआ था पिछले क्लास में, कजाकिस्तान है। रैंकिंग बदलती रही है, कभी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, कभी कनाडा, कभी कजाकिस्तान। फिलहाल अगर स्थिति देखें तो कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये 3 प्रमुख उत्पादक देश है किसके? यूरेनियम के। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान आपको पता होगा कि एशियाई देश है जो कि कहाँ पे है? तो मध्य एशिया में स्थित है कजाकिस्तान। एशिया का पॉलिटिकल मैप मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जब आप एशिया का राजनीतिक मानचित्र देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, देखिए एशिया। और इस एशिया में देखिए ये है भारत और ये है कजाकिस्तान। ठीक है, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है, इसकी राजधानी अस्थाना है और ये दुनिया में फिलहाल यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। आगे तो इसका आंसर होगा बी। जिन लोगों ने आंसर बी दिए हैं उन लोगों के आंसर सही है। तौसीफ रजा जी गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आगे नेक्स्ट, उसके बाद है संचार की सबसे संचार नहीं होगा, संसार। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। संसार की सबसे गहरी खान, डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस देश में है? ठीक है, तो आपको एक चीज बता दूं कि साउथ अफ्रीका में सोने की खदान जो है उसमें अगर बात करें तो कुछ खानों की गहराई जो है वो लगभग 3.5 किलोमीटर से भी अधिक, यानी 4 किलोमीटर, यानी 4000 मीटर तक गहरी हो चुकी है। कुछ गोल्ड माइंस है, जोहानिसबर्ग और उसके आसपास के कई सारे ऐसे गोल्ड माइंस है जिसकी गहराई 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर तक हो चुकी है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए पूनम जी, अच्छा गोरखपुर की धरती से प्रणाम। खुश रहिए पूनम जी, खुश रहिए। ठीक है, आगे। हाँ, चैप्टर वाइज क्लास मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐप के भी मैं ले लेता हूँ डाउट, थोड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ। चैप्टर वाइज जो क्लास होगी वो मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगी। हम लोगों ने लगभग 125 क्वेश्चन का टारगेट बनाया था, डिस्कशन कर ले, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है, यानी यूट्यूब पे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्लास ज्वाइन करे या ना करे, उनका भी थोड़ा मन हो जाए ज्वाइन करने का, ताकि एक ठीक ठाक बैच बन जाए और क्लास में भी पढ़ाने में अच्छा लगे कि जब एक अच्छी संख्या में स्टूडेंट जुड़ जाए। तो सोमवार तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, मंगलवार से आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, भाग्यश्री गुड आफ्टरनून। आगे, ठीक है पूनम, आगे। तो संसार की सबसे गहरी खान की अगर हम लोग बात करें तो वो होगा दक्षिण अफ्रीका। वैसे आपका क्या है, टीजीटी है या पीजीटी है? पूनम मौर्य जल्दी से बताइए, आपका टीजीटी है या पीजीटी है?
मंगलवार से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज क्लास। आपको जो सिलेबस आपके सामने होगा उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। आगे तो चलिए, तो सोमवार तक ये क्लास ओपन रहेगी, यूट्यूब पे रहेगी जब तक ये प्रैक्टिस सेशन होगा। तो संसार की सबसे गहरी खान अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में आप लोगों को पता होगा कि जोहानिसबर्ग और उसके आसपास कई सारी खाने हैं, ठीक है। तो उसी में से साउथ अफ्रीका में कई सारे गोल्ड के जो माइन है, सोने की खोज में लोगों ने 4000 मीटर अंदर तक धरती को खोद दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। अच्छा, टीजीटी है, वेरी गुड, ठीक है। तो आप ही के सेक्शन से शुरू होगी, जैसे कि पीजीटी में सौर मंडल नहीं है, टीजीटी में सौर मंडल है, तो हम लोग सौर मंडल से ही कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए कि बाकी कुछ चीज़ें कॉमन भी है, साथ में चलेंगी दोनों। नेक्स्ट, कालगुडली विख्यात है, ये पूछ रहा है, कालगुडली इज फेमस फॉर। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी वाला भाग है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसको हम लोग कहते हैं, ये तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये तस्मानिया हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये पश्चिमी वाला प्रांत है, यहाँ पे रेगिस्तान वाले क्षेत्र में आपको 2 शहर मिलता है, एक का नाम है कालगुडली और एक का नाम है कुलगार्डी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जब आप उसके पश्चिमी प्रांत में जाएंगे तो मरुस्थल में, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के किनारे किनारे, जैसे यहाँ पे पर्थ हो गया, यहाँ पे सिडनी हो गई, तो जो जो शहर है वो किनारे किनारे है, सागर के किनारे किनारे सारे शहर है, एडिलेड हो गया, मेलबोर्न हो गया, होबार्ट हो गया, तो किनारे किनारे है। लेकिन जो अंदर के जो एरिया है, जो जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, वो सब के सब क्या है, तो माइनिंग सिटी है, खनन वाले शहर है। तो उसी में से ऑस्ट्रेलिया में आपको यहाँ पे पश्चिमी मध्य पश्चिमी भाग में आपको क्या मिलेगा, तो आपको कुलगार्डी और कालगुडली नाम के 2 शहर मिलेंगे, जो खनन आधारित उद्योग के कारण उस शहर का विकास हुआ है, ठीक है। और वो किसके लिए हुआ है, तो वो गोल्ड माइंस है, स्वर्ण उत्पादन होता है यहाँ पे, सोने की खान है। तो स्पष्ट रूप से जब भी पूछेगा कालगुडली और कुलगार्डी किसके लिए फेमस है, तो ये गोल्ड के माइन है, सोने के माइंस है, जिसकी वजह से इन शहरों का विकास हुआ है, यहाँ पे डेवलप हुई है, ठीक है। आगे ए रामबली जी कह रहे हैं ए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रामबली जी। चलिए, ऑनलाइन वाले क्लास भी जुड़ गए स्टूडेंट सब, ऐप पे भी। चलिए, उसके बाद एंथ्रेसाइट है। तो एंथ्रासाइट आप लोगों को पता है कि कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग, जल्दी से आप लोग बताइए, इसका आंसर तो वैसे ए होगा, मैंने बता ही दिया। कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट या कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग अगर देखें, रेशियो के अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे जो बेस्ट कोयला होता है, जिसमें 90% से भी अधिक कुछ मामलों में होता है, कौन सा कार्बन, उसको कहते हैं एंथ्रासाइट। ये बिल्कुल धूम्र रहित कोयला होता है, यानी इसमें धुआं नहीं होता है। तो एंथ्रासाइट जो है वो क्या है, कोयला है, और ये बेस्ट क्वालिटी का है। सेकंड, जो भारत में अगर देखें तो सिर्फ 2% के आसपास मिलता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और इसे अगर हम देखें तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसका खनन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके खनन से जम्मू कश्मीर की जो बर्फ वगैरह सब है उसमें कोयले की डस्ट पड़ेगी और वो सारे बर्फ क्या हो जाएंगे, काले काले हो जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2%, टोटल भारत के जो कुल भंडार है उसका 2% के आसपास क्या है, तो वो है एंथ्रासाइट कोयला, जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। तो भारत में बेस्ट क्वालिटी का कोयला नहीं है, और इसीलिए भारत दूसरे देशों से कोयला का क्या करता है, आयात करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से, ठीक है। आगे, वेरी गुड, फर्स्ट ग्रेड कोल पूनम, वेरी गुड। आगे उसके बाद जाकर के दूसरा जो है उसको कहते हैं बिटुमिनस। तो जो बिटुमिनस का जो कोयला होता है वो 2nd ग्रेड का कोयला है, और इंडिया में 80% के आसपास यही कोयला है। कार्बन कंटेंट जो होता है वो 80% या उससे थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा धुआं देती है, 2nd ग्रेड का ये कोयला है। और भारत का अधिकांश कोयला, यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत का अधिकांश कोयला किस प्रकार से है, तो वो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। 3rd ग्रेड का जो कोयला होता है उसको कहते हैं लिग्नाइट, ठीक है। भारत में सारे पूरे भारत में लगभग अगर आप देखेंगे अधिकांश भाग में, चाहे वो दुर्गापुर हो, चाहे वो आसनसोल हो, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो गिरिडीह हो, चाहे वो तालचेर हो उड़ीसा में, चाहे कोरबा हो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, इन सभी जगह पे बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। फिर लिग्नाइट कोयला की बात कर ले भारत में, तो वही 8 से 10% के आसपास लिग्नाइट कोयला है भारत में, और ये 3rd ग्रेड का कोयला होता है। और इसका सबसे बड़ा जो भंडार है ये 3rd ग्रेड का होता है, इसमें धुआं सबसे ज़्यादा निकलती है। इसका सबसे बड़ा अगर भंडार पूछे किस राज्य में है, तो वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में है
नेवेली नाम का एक खान है जो भारत का सबसे प्रमुख खान है लिग्नाइट कोयला का। तो थर्ड ग्रेड कोयला लिग्नाइट है जो कि 8 से 10% है भारत में। चलिए वेरी गुड, जिन लोगों ने ए आंसर दिया है इंडिया में बिटुमिनस, वेरी गुड। आगे, और उसके बाद जाकर के जो सबसे बेकार कोयला है जो धुआं ही धुआं देता है उसको कहते हैं पीट कोयला, या सीधे सीधे लोग कहते हैं पीट। एक प्रकार से कठोर पत्थर की तरह है और ये कोयला बनने की प्रक्रिया में है अभी, ये पूरी तरह से कोयला नहीं बना है, कोयला में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और इसकी भी मात्रा वही 8-10% के ही आसपास है, 8 से 10% के अनुमानित भंडार है भारत में। और इसकी बात करें तो पीट कोयला जो है वो भारत में झारखंड में, उड़ीसा में कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में बिटुमिनस और कुछ क्षेत्रों में पीट कोयला पाया जाता है। तो एंथ्रासाइट क्या है? कोयला का एक प्रकार है, टाइप्स ऑफ कोल। किसके अकॉर्डिंग कोल, किसके अकॉर्डिंग? तो वो हो गया कार्बन की मात्रा के अनुसार। आ गया ग्रे कोयला लिग्नाइट, वेरी गुड पूनम, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, वेरी गुड तौसीफ रजा जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे तो ए होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है? यही क्वेश्चन देखिए, वो टीजीटी में पूछा था, ये पीजीटी में पूछा था, तो एंथ्रासाइट ही होगा उत्तम गुणवत्ता का कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 72 का क्या होगा? डी होगा। आगे उसके बाद चीन की 90% मिट्टी है, यानी चीन में किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर कि चाइना की 90% जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो किस प्रकार का है? भाग्यश्री बता रही है डी, लोएस एवं जलोढ़, लोएस एंड एलुवियल। गुड इवनिंग श्वेता, गुड इवनिंग। डी, तौसीफ रजा जी डी बता रहे हैं। ऐप वाले बताइए आप लोग। डी, आनंद जी डी बता रहे हैं, चीन की 90% मिट्टी है। सी सी सी, रामबली जी सी, सी नहीं होगा, पेडाल्फर नहीं होगा, पेडाल्फर मिट्टी यहाँ पे नहीं मिलता है, चाइना में नहीं। डी, पूनम बता रही है डी, वेरी गुड। देखिए क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा मैं चाइना का वो दिखा देता हूँ, आप लोगों को नक्शा दिखा देता हूँ, या एशिया का मैप देख लीजिए। ये एशिया का मैप ऑलरेडी है आप लोग के सामने, ठीक है। तो एशिया में अगर आप बात करेंगे तो तिब्बत के पठार से 2 बड़ी नदियाँ निकलती है, जिसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और 3 बड़ी नदियां निकलती है। एक है मेकोंग नदी निकलती है जो चाइना से होते हुए दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में जाती है। एक यांगजी नदी या यांगटी सिकियांग नदी जिसको कहते हैं, जो चाइना सी में जाकर के मिलती है। और उसके बाद जाकर के एक येलो रिवर, पीली नदी, जिसको हुआंगहो नदी भी कहते हैं, जो पीली सागर या येलो सी में जाकर के गिरती है। हुआंगहो नदी को चाइना का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ चाइना कहा जाता है। यांगजी नदी की बात करें या यांगजी सिकियांग की बात करें, जो कि संघाई के पास जाकर के सागर में मिलती है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है चाइना के साथ साथ। मेकोंग नदी भी निकल करके आती है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से होते हुए जाती है। और इस तरह से इन सभी नदियों की बहुत सारी सहायक नदियां भी है। तो इस तरह से चाइना में अधिकांश जो मिट्टी होगी वो तिब्बत के पठार के तरफ से जब ये नदियां आएगी तो क्या करेगी, तो चाइना में इनका मिट्टियों का जमाव करेगी। तो स्वाभाविक रूप से चाइना में कौन सी मिट्टी होगी, तो चाइना में बनेगी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। नंबर 1 समझ लीजिए। तो चाइना की जो बड़ी नदियां हैं, यांगजी नदी, हुआंगहो नदी, मेकोंग नदी, इन सब नदियों का डेल्टा, हालांकि मेकोंग नदी वगैरह सब की डेल्टा जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बनती है। ज़्यादातर यांगजी और उसकी सहायक नदी और हुआंगहो और उसकी सहायक नदियों से चाइना के अधिकांश भाग में क्या है, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट में बनती है डेल्टा वाली कौन सी मिट्टी बनती है, जलोढ़ मिट्टी, यानी एलुवियल मिट्टी, सॉइल, जो कि नदियों के जमाव से बनती है। ठीक है, क्लियर है आनंद जी। आगे उसके बाद जाकर के 73 का डी, वेरी गुड विनीता, वेरी गुड। अब उसके बाद जाकर के क्या है कि ये देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा हल्का सा, ये ठीक है बैंगनी कलर का, ये है मंगोलिया नाम का देश। और मंगोलिया और चाइना का जो ये दक्षिण थोड़ा सा जो इलाका है, मंगोलिया प्लस जो चाइना का ये वाला इलाका है, देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसको कहा जाता है कौन सा, तो गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट आप लोगों ने सुना होगा। ये एक शीतोष्ण मरुस्थल है, यानी यहाँ पे ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो गोबी मरुस्थल में जो रेत है, जो मिट्टी है, वो है पीले रंग की, और उससे जो रेत होती है, जो टूट करके क्रैक करके जो मिट्टी बनती है, वो पीले रंग का डस्ट बनता है। ठीक है, आगे बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। अब उसके बाद जाकर के क्या होता है कि जब ये नदी,
ठीक है, पूनम मौर्य को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। तो जब ये नदी यहाँ से पहुँचती है, वांगहो नदी जब इधर से आती है, तो रास्ते में क्या होता है कि ये नदी ये पीले वाले जो डस्ट होती है यानी कि रेत वगैरह सब होती है, उसको अपने साथ बहा करके यहाँ पे ले आती है। कहाँ पे? तो उत्तर पूर्वी चाइना में, चाइना का उत्तर पूर्वी जो भाग है इधर, और उसके बाद हवा के सहारे भी बह करके मंगोलिया की तरफ से जो मरुस्थल है, जो पीले वाले रेत है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। तो इससे नदियों के जमाव से और प्लस क्या है कि हवाओं के बहने से क्या होता है कि यहाँ पे एक मैदान का निर्माण होता है जिसमें पीले रंग का डस्ट होता है, मिट्टी होती है। ऐसे मैदान को कहा जाता है लोएस, और ये भी एक तरह से क्या है, तो LOAS, लोएस सॉइल। लोएस प्लेन इसको कहेंगे हम लोग। और चलिए एक मिनट, LOES होगा शायद स्पेलिंग इसका, तो चाइना LOESS होगा, ठीक है, LOESS इसको कहते हैं लोएस, चाइनीज है ये टर्म। तो लोएस का जो मैदान है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो उसमें पाई जाएगी आपकी, एक मिनट कहाँ गया, ये देखिए इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है चाइना में, और इसको कहते हैं लोएस, ठीक है। ये आमतौर पर जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं, पीले रंग का जो क्षेत्र है जहाँ पे पीले डस्ट है, उसके इकट्ठा होने से बनी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लोएस सॉइल या लोएस का मैदान कहते हैं, लोएस प्लेन कहते हैं। तो चाइना का जो अधिकांश भाग है वो जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, यानी नदियों के द्वारा लाया गया है, और नदियों के द्वारा ही बहा करके और हवाओं के द्वारा उड़ा करके जो लाई गई है लोएस यानी पीले वाले डस्ट, उससे बनी हुई है। तो चाइना की 90% जो सॉइल होगी 73 का डी होगा। वेरी गुड तौसीफ रजा जी। तो चीन की मिट्टी की बात हो रही है, तो जितनी मिट्टी है उसका 90% जो मिट्टी है वो कौन सा है? लोएस और जलोढ़। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सघन सन्निवेश बसाव पाया जाता है, यानी कि अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा घनत्व वाला यानी सघन वाला डेंस, क्या कहते हैं उसको, डेंस सेटलमेंट पाया जाता है। तो कहाँ पे होगा? तो देख लीजिए रेगिस्तान क्षेत्र में क्या होता है, तो रेगिस्तान में जल का अभाव होता है। रेगिस्तान में जल के अभाव के कारण क्या होता है, जल का अभाव होगा रेगिस्तान में, और अगर जल का अभाव होगा तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पे क्या होगी, वनस्पतियों का अभाव होगा। वनस्पतियों का अभाव होगा तो वहाँ पे जीव जंतु का अभाव होगा, और वहाँ पे खेती के लिए वर्षा की कमी होगी तो खेती भी नहीं हो पाएगी, कृषि कार्य गौण हो जाएगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो होगी वो माइनर होगी, मेजर नहीं होगी, तो कृषि कार्य भी गौण होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जनसंख्या अधिक होने का गुंजाइश भी नहीं है, कृषि कार्य गौण होगी। अगर कहीं कहीं पे खनिज संसाधन मिल जाता है, जैसे कि इस क्षेत्र में सोना मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया या अन्य खनिज, तब तो थोड़ी बहुत आबादी होगी, नहीं तो आमतौर पर मरुस्थल या डेजर्ट जो होते हैं, ठीक है, जो डेजर्ट या मरुस्थल होती है तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे आबादी नहीं होगी। पर्वतीय क्षेत्र के साथ भी यही होगा, ठीक है, डी कह रहे हैं। चलिए रामबली जी वेरी गुड। तो पर्वतीय क्षेत्र के साथ भी यही होगा कि सुदूर क्षेत्र होगा, ऊंचाई ज़्यादा होगी, प्राकृतिक रूप से बसने योग्य बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी वहाँ पे। कहने का मतलब है कि मौसम सपोर्ट नहीं करेगा। सागर के किनारे भी कुछ मछुआरे बसते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा घनत्व तो नहीं होता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व तो कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व होती है नदी घाटियों में, नदी के मैदानी क्षेत्र में, जहाँ पे नदी के द्वारा जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल का निर्माण किया जाता है। नदी का जब डिपोजिशन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ पे बनता है खादर और बांगड़। और खादर और बांगड़ क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी होती है, और ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है।
कृषि के, खास करके अनाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अनाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने की वजह से ही जहाँ पे खेती बेहतर होती है वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। तो इन चारों में सबसे बेहतर खेती कहाँ पे होगी, जलोढ़ क्षेत्र में होगी, और इसीलिए जलोढ़ क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा आबादी होगी, घनत्व तो सबसे ज़्यादा होगा। भारत सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, भारत में भी जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र में ही, उत्तर भारत के मैदान में देखने को मिलता है। तो वेरी गुड, जिन लोगों ने डी आंसर दिए हैं, तौसीफ रजा, आनंद जी, मनोज कुमार पटेल जी, सभी के आंसर सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, रामबली जी आपका भी, पूनम आपका भी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रॉल बस्ती डैश से संबंधित है। देखिए, क्रॉल जो है वो एक प्रकार का घर होता है, बस्ती बनाई जाती है, ठीक है, उसमें विशेष प्रकार से घर बनाए जाते हैं। और ये 4 जनजाति के नाम दिए गए हैं। एक का नाम है तुंगू, एक का नाम है याकूत, एक का नाम है सकाई, और एक का नाम है मसाई। ये 4 जनजाति दिए गए हैं, और इन चारों में से एक जनजाति ऐसा है जो पशुपालन का काम करती है, और उस पशुपालन में वो अपना जो घर बनाती है वो क्रॉल नाम से उसके घर को जाना जाता है। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जनजाति के द्वारा क्रॉल घर बना करके रहा जाता है, उसमें पशुओं को भी सुरक्षित रूप से रखा जाता है और खुद भी रहते हैं। ठीक है, तो क्रॉल कौन से जनजाति के द्वारा बनाया जाता है ये पूछा गया है। कौन से जनजाति के बस्ती का नाम है? मसाई। आनंद जी कह रहे हैं मसाई। ठीक है, इसका मैं एक छोटा सा, तो वेरी गुड, 75 का डी होगा जिन लोगों ने मसाई कहा है। आनंद जी वेरी गुड, सही है। देवान सिंह जी आपका भी सही है। ठीक है, आगे रामबली जी आपका भी सही है शायद। हाँ हाँ, रामबली जी डी है। वेरी गुड, आपका भी सही है। चलिए आगे, मनोज कुमार जी, दीवान सिंह जी आपका भी सही है। वेरी गुड। अब देखिए क्रॉल होता कैसा है। मसाई नाम की जनजाति का एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, किली पॉल। ठीक है, बड़ा इंडिया में फेमस हुआ है ये, इंडियन गानों की ये देख लीजिए। इन भाई बहनों को आप लोगों ने इंटरनेट पे पिछले दिनों वायरल होते हुए देखा होगा। ये देख लीजिए, किली पॉल और नीमा। ठीक है, किली पॉल और नीमा नाम के इन दोनों भाई बहनों को आप लोगों ने देखा है, देखा होगा आप लोगों ने, राइट। तो ये दोनों जो नीचे दिए गए नंबर पे, ये दोनों जो है, ये दोनों मसाई नाम के जनजाति का, ठीक है, मसाई नाम के जनजाति के ये दोनों भाई बहन है। विनीता सरोज वेरी गुड, डी सही है। ये जिस देश में रहते हैं उस देश को कहा जाता है तंजानिया, और वो कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ठीक है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही आप लोग का क्लियर कर दे। अफ्रीका का मैप देख लीजिए, अफ्रीका का मैप देख लीजिए आप। तो जब आप अफ्रीका के मैप को देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक देश नजर आएगा केनिया के बगल में, यह है तंजानिया। यहीं पे रहते हैं ये लोग, और यहाँ पे एक जनजाति रहते हैं, उसका नाम है, यहीं पे एक जनजाति रहते हैं जिसका नाम है मसाई ट्राइब। ये बेसिकली पशुपालन और शिकार का काम करते हैं। ज़्यादा शिकार नहीं करते हैं, ज़्यादातर ये अब पशुपालन का काम करते हैं, पशुओं को पालते हैं ये। ठीक है, यह है मसाई ट्राइब। ठीक है, यह है मसाई जनजाति। तो ये जो मसाई नाम की जो जनजाति आपको दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए। ठीक है, इनके साथ क्या है आपको बता दूं कि ये लोग एक विशेष प्रकार के घर में रहते हैं। मसाई नाम की जो जनजाति होती है, ये एक विशेष प्रकार के घर में रहते हैं जिसको कहते हैं क्रॉल। और उसमें क्या होता है कि अपने पशुओं को भी सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि कई बार जो शिकारी वाले जानवर होते हैं जंगल के, वो इनके पशुओं को खा जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए ये विशेष प्रकार के अपने जानवरों के लिए व्यवस्था करते हैं। तो उनका जो घर होता है वो इस प्रकार का होता है, देखिए, उसी को कहते हैं क्रॉल। मसाई हाउसेस अगर मैं बात करूं, ये देख ली, तो ये मसाइयों के घर है, इसी को कहा जाता है क्रॉल। देख रहे हैं आप? ठीक है, इसी को कहते हैं क्रॉल। और ये समूह में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। ये ज़्यादातर मामलों में ये ग्रुप में बनाते हैं ताकि सब लोग एक जगह रह सके और जानवरों की अपनी सुरक्षा भी कर सके। ठीक है, तो ये
जो क्रॉल होती है ये कौन बनाते हैं? मसाई नाम की जनजाति। हाँ, इंडियन सॉन्ग पे वो बनाते हैं, लिपसिंग करते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, लिपसिंग करते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे उसको। ठीक है, तो यही तो मसाई जनजाति है और यही से क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए कि क्रॉल कौन सी जनजाति का बस्ती होता है, तो वो मसाई नाम की जनजाति का होता है। तो 75 का डी जिन लोगों ने आंसर दिया है उनके आंसर सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग लेते हैं। बुशमैन निवासी है कालाहारी मरुस्थल का, सहारा मरुस्थल का जो कि अफ्रीका में है, पेटागोनिया मरुस्थल का जो कि अर्जेंटीना में है, और उसके बाद जा करके दक्षिणी अर्जेंटीना में है, और गोबी मरुस्थल जो कि चाइना और मंगोलिया में है। बुशमैन एक जनजाति है, शिकारी जनजाति है जो शिकार करती है, और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर कि बुशमैन नाम की जो जनजाति है वो कहाँ पे पाई जाती है। चलिए, वेलकम तौशीफ जी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बुशमैन नाम का जो जनजाति है, बुशमैन ट्राइब्स, ठीक है, कहाँ का निवासी है? कालाहारी मरुस्थल जो कि कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका के बगल में, ठीक है, बोत्सवाना नाम के देश में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में 10 से अधिक देशों में फैला हुआ है। पेटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में है, और गोबी जो मरुस्थल है वो है एशिया में, कहाँ पे? तो चाइना और मंगोलिया में। देखिए एम स्मिता सिंह, ठीक है, ये जो सेशन चल रही है, जो ओपन सेशन यूट्यूब पे भी लाइव की गई है, इसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की को समझने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पीजीटी टीजीटी में पिछले कुछ साल में प्रश्न पूछे गए हैं उसको समझ करके हम लोग ये देख लेंगे कि प्रश्न का स्तर क्या है। ठीक है, और जो क्लास का जो प्रोग्राम है वो पीजीटी का वो 160 घंटे का प्रोग्राम है, और टीजीटी का 120 घंटे का लेक्चर होगा। उसमें हम लोग हर दिन एक टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे आज अगर करेंगे तो आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जाकर के नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में पूरी कहानियाँ जानेंगे, नोट्स बनाएंगे। फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो मान के चलिए मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, पृथ्वी की क्या कहते हैं गतियाँ कौन कौन सी होती है, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, फिर टाइम डेट पढ़ेंगे, फिर क्या कहते हैं उसको हम लोग लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, ऐसे कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सुरेंद्र सिंह जी आपका भी नाम ले रहे हैं, आप उत्तर तो दीजिए। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके हम लोग टॉपिक पूरा पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं यूट्यूब पे 1-2 दिन, ताकि स्टूडेंट्स को इसी बहाने जानकारी मिल जाए कि ज्योग्राफी पीजीटी टीजीटी की क्लासेस यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन ऑफलाइन में आवर्स चलेगी। हाँ, वो पीजीटी ज्योग्राफी की क्लास 160 घंटे का लेक्चर होगा पूरा का पूरा, सभी टॉपिक को पूरी डिटेल से करवा करके नोट्स भी बनवाए जाएंगे। सुरेंद्र जी, क्लास की फ़ी नीचे जो नंबर है उस पर बात कर लीजिए, शिक्षक से विषय से रिलेटेड डाउट पूछ लीजिए, फ़ी भी मुझसे ही जान लेंगे। चलिए, ठीक है, और टीजीटी की जो क्लास होगी वो 120 घंटे की होगी ज्योग्राफी की, उसमें सारे टॉपिक कराए जाएंगे जैसे क्लास पर कराते हैं। हाँ, चल रही है क्लास। प्रताप चौधरी जी यहाँ पे देखिए, रामबली, पूनम मौर्य, ये लोग तो मुझे दिख रहे हैं। ऐप पे भी क्लास चल रही है, 2 स्क्रीन मेरे पास है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो ऐप पे वो स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशन अभी तक ले लिया है। तो जल्दी से 76 का बताइए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताइए। प्रताप चौधरी जी बता रहे हैं ए, सुरेंद्र जी बता रहे हैं ए, अलग अलग लेना पड़ेगा हिस्ट्री ज्योग्राफी का। जल्दी से बताइए। ए कालाहारी, लाल जी पटेल बता रहे हैं। चलिए आगे। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, यानी कालाहारी मरुस्थल। अब हम लोग क्या करते हैं, तो वर्ल्ड मैप पे एक बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेजर्ट देख रहे थे कि विश्व में मरुस्थल का वितरण क्या स्थिति है मरुस्थल का। ठीक है, चलिए एक बार विश्व के मरुस्थल को जब आप देखेंगे तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है नामीब और कालाहारी, ये है कालाहारी मरुस्थल। देखिए अफ्रीका महादेश में, और यहीं पे नामीबिया नाम का देश है, उसमें नामीब कहते हैं। एक ही मरुस्थल है यहाँ से यहाँ तक। बोत्सवाना में कालाहारी और नामीबिया में नामीब। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जब आप आते हैं तो चिली में
पश्चिमी तट पे आपको मरुस्थल दिखाई देता है जिसको कहते हैं अटाकामा मरुस्थल। और उसके बाद जाकर के इसके दक्षिणी भाग में देखेंगे अर्जेंटीना के, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में तो पेटागोनिया का पठार मिलता है जो कि एक शीत मरुस्थल है, पेटागोनिया मरुस्थल। उसके बाद जाकर के यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मोजेब मरुस्थल मिलता है, कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में। और अफ्रीका के उत्तरी भाग में आपको क्या मिलता है, सहारा मरुस्थल मिलता है। अरब में जब आप जाते हैं तो आपको मिलता है रूबल खाली मरुस्थल मिलता है, सऊदी अरब में मिलता है। उसके बाद जाकर के जब आप ईरान में आते हैं तो आपको दश्त ए कबीर और दश्त ए लूत नाम का मरुस्थल मिलता है। जब आप दक्षिण एशिया में आते हैं तो इंडिया में आपको और पाकिस्तान में क्या मिलता है, थार मरुस्थल मिलता है। जब आप मध्य एशिया में जाते हैं तो कारकुम नाम का डेजर्ट मिलता है। और जब आप मंगोलिया और चाइना में यहाँ पे आते हैं तो आपको मिलता है गोबी मरुस्थल। और चाइना के इस आंतरिक भाग में जब आप आते हैं तो आपको मिलता है तकलामाकन नाम का मरुस्थल। इसी तरह जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो गिब्सन, सिम्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और उसके बाद जाकर के तनामी, ये 5 डेजर्ट आपको मिलते हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के मध्य वाले भाग में। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो हम लोग बात कर रहे हैं, आप इंक्वायरी वाले नंबर पे बात कर लीजिए सुरेंद्र सिंह जी, ठीक है। और आप YouTube पे लगातार अगर जुड़े हुए हैं तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सारी क्लासेस चल रही है, आप एक बार चले जाइए YouTube पे, थोड़ा धैर्य रख करके और देखिए कि कौन कौन से विषय की क्लास चल रही है, ठीक है। और उसके बाद जाकर के जो जो विषय आपको उसमें से लेना है, ठीक है, वो आप बात कर लीजिए। और दिए गए जो नंबर आ रहे हैं, देखिए GS वर्ल्ड की टीम भी लगातार लगी हुई है और वो आपको बता भी रहे हैं आपके इंक्वायरी। अगर मैं अपना उससे हट करके, विषय से हट करके आपकी सारी इंक्वायरी डील करूंगा तो फिर पढ़ाएगा कौन, बताइए। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए। अगर टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक हो करके आपको भी थोड़ा सा मैच्योर बनना पड़ेगा पहले। आगे यहां पे आइए, तो ये है कालाहारी मरुस्थल और यहां पे एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं बुशमैन, ठीक है। बुशमैन ट्राइब्स, ठीक है। ये शिकारी जनजाति होते हैं, ये शिकार करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, शिकार करते हैं और तीर धनुष वगैरह सब रखते हैं, भाला वगैरह सब रखते हैं, देख लीजिए। और ये एक शिकार करने वाली जनजाति है जिनको कहते हैं बुशमैन। बहुत ही प्राचीन जनजाति और अभी भी ये बाहर के दुनिया से कटे हुए ये लोग हैं, ठीक है। तो बुशमैन अगर आपसे पूछेगा तो बुशमैन कहाँ पे है, तो बुशमैन है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। चलिए ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो होगा वो होगा आंसर कौन सा, वो होगा ए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। शहरी और औद्योगिक केंद्र में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो धुआं जो जनरली उठ रहा है और उस दौरान जो सर्दियों के मौसम में उसमें कोहरा मिल जाता है तो उसको कहते हैं धूम कोहरा। इसमें कोई वो वाली बात है नहीं। कुहासा अलग होती है, ओस अलग होता है, ओस का कारण लोकल लेवल पे कंडेंसेशन होता है, पाला सर्दियों में पड़ती है उसका अलग कारण होता है। धूम कोहरा जो होती है वो क्या होता है, उसमें पॉल्यूशन भी होती है, यानी शहर के इंडस्ट्री से जो धुआं उठती है उसको, उसके न्यूक्लियाई पे, जो उसकी जो न्यूक्लियाई होती है, नाभिक होती है, उस पे पानी की जो बूंद जम जाती है, छोटे से कण जब जुट जाते हैं, ठीक है। तो जब जुट जाती है तो इनको धूम कोहरा कहा जाता है, ठीक है। बुशमैन की एक विशेषता और ये होती है कि ये चींटियों को भी खाते हैं। बुशमैन पूरे जीवन में कभी स्नान नहीं करते हैं। और क्या क्या विशेषता बताऊं, ज़्यादातर चीज़ों को वो जिंदा खाते हैं और मरुस्थल में कम संख्या में चीज़ें मिलने की वजह से वो कम ही चीज़ों पे अपना गुजारा करते हैं और जो मिल जाता है, चाहे वो चींटी मिल जाए, बाकी चीज़ें मिल जाए, सबको वो खा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जीवन में कम से कम पानी में गुजारा करते हैं, कभी जीवन में स्नान नहीं करते हैं पूरे लाइफ टाइम। ये सबसे बड़ी विशेषता है बुशमैन की। चलिए आइए, धूम कोहरा कहते हैं, वेरी गुड। तो धूम कोहरा जो होगा वो शहर के धुआं प्लस जो कोहरा है, जो पानी की छोटी छोटी कण है, उनसे मिलकर के बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा ए। रामबली जी कह रहे हैं ए। आगे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय नहीं है, जल्दी से बताइए। बायोडिग्रेडेबल एक वर्ड होता है इंग्लिश में, बायोडिग्रेडेबल,
ठीक है, तो इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? Which one of the following is not biodegradable? बायोडिग्रेडेबल मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। जीव, पादप, प्लास्टिक पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 78 का उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए, तौसीफ रजा जी कह रहे हैं सी प्लास्टिक्स, लालजी पटेल कह रहे हैं सी प्लास्टिक, प्लास्टिक पदार्थ, राकेश वर्मा सी प्लास्टिक पदार्थ। चलिए जल्दी से बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं बी। देखिए, एक वर्ड होता है जैव निम्नकरणीय, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायो डिग्रेडेबल, GRADABLE, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब इसका पहले डिकोड कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, देख लीजिए। ठीक है, तो हमारी जो खाद्य चक्र है, खाद्य श्रृंखला है, जिसको आप फूड वेब कहते हैं, तो फूड वेब में जो सबसे निचले स्तर पर होता है, जो प्राइमरी, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, वो कौन सा है? तो वो होता है घास फूस, राइट। एक घास फूस अगर सूख जाए, जैसे कोई पेड़ का टहनी है या कोई फसल की टहनी है, वो अगर सूख जाए, उसको काट करके जमीन पे रख दीजिए, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा कि वो सड़ करके मिट्टी में मिल जाएगी। अगर कोई फल वगैरह सब आप खाते हैं, उसके टुकड़े को फेंक दे, कोई जीव जंतु की मृत्यु हो जाए, तो वो भी कुछ दिन के बाद सड़ करके क्या होता है, जैसे गन्ने की खोई है तो वो भी मिट्टी में सड़ जाएगा कुछ दिन के बाद और मिट्टी में मिल जाएगी। अगर कोई जीव जंतु का मरा हुआ मृत शरीर है, उसको भी डाल दीजिए, तो कुछ दिन के बाद वो मिट्टी उसको क्या करेगी। तो मिट्टी के अंदर विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं हम लोग अपघटक। ठीक है, तो जो ये अपघटक यानी डीकंपोजर होते हैं, तो ये अपघटक करते क्या काम है, देख लीजिए। तो ये अपघटन का काम करते हैं। कोई भी पदार्थ होती है, उसको सड़ा करके, गला करके, वो क्या करते हैं, मिट्टी अपने आप में मिला लेता है, उसके सारे पोषक तत्वों को, एक एक कण को तोड़ करके मिट्टी में मिला लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ, विनीता सरोज वेरी गुड, सी होगा। श्वेता डी नहीं होगा, ठीक है, सी होगा। चलिए, श्वेता यादव, पूनम मौर्य सी कह रही है, वेरी गुड। आगे, तो यहां पे देख लीजिए, एक चीज बता दूं आप लोगों को कि क्या है कि ऐसे पदार्थ जो मिट्टी के अपघटक के द्वारा अपघटन कर लिया जाए, यानी उसको सड़ा करके मिट्टी में मिला लिया जाए, उसको कहते हैं जैव क्षरणीय। यानी जीवों के द्वारा, जो मिट्टी में जीव पाए जाते हैं, उनके द्वारा अगर उनका क्षरण कर लिया जाता है, उनको गला करके मिट्टी में शामिल कर लिया जाता है, तो उसको जैव क्षरणीय कहते हैं। और आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, कृत्रिम उत्पाद है, जिसको हमारे जैव क्षरणीय जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं, उनको सड़ा नहीं पाते, इसलिए प्लास्टिक हजारों साल तक वैसे ही जमीन के अंदर पड़े रहते हैं। इसको जो है गलाने या सड़ाने का काम हमारे जो वो है, क्या कहते हैं उसको, बैक्टीरिया है, वो नहीं कर पाता है। और इसीलिए प्लास्टिक क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जैविक रूप से वो मिट्टी में नहीं सड़ेगी। और इसीलिए प्लास्टिक क्या है, एक समस्या है, एक प्रदूषण है। और इसीलिए आपको पता है कि आज से भारत में क्या होने जा रहा है, भारत के कई भागों में, ज़्यादातर भागों में अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है भारत में आज से, तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पे रोक लग गई। क्लियर है? तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैव क्षरणीय नहीं है, उसकी जगह इको फ्रेंडली या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मिट्टी में घुल जाए या सड़ करके मिट्टी में मिल जाए। तो सी होगा इसका आंसर 78 का। वेरी गुड, जिन लोगों ने आंसर दिया है। रामकृष्ण जी, आपका भी आंसर सही है। रामकृष्ण यादव जी, आपका भी आंसर सही है। चलिए, वेरी गुड, तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 79 की। निम्नलिखित समुद्री स्तनधारियों में से कौन सा जीव शाकाहारी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शाकाहारी है? चलिए, वेलकम। तो जल्दी से बताइए, सील मछली, समुद्री शेर, दरियाई घोड़ा और समुद्री गाय। ठीक है, समुद्री गाय, इसका एक और भी नाम है, डुगोंग कहते हैं इसको, डुगोंग। ठीक है, और समुद्री गाय जो है वो एक शाकाहारी जीव होती है, हालांकि अब ये लगभग समाप्त होने के कगार पे है। इसको कहते हैं डुगोंग। ये देखिए, इस प्रकार का होता है।
ड्यूगोंग। समुद्र के अंदर पाया जाता है और इसको कुछ लोग समुद्री गाय कहते हैं। और ये इसलिए गाय कहते हैं क्योंकि एक तरह से समुद्र के अंदर देखेंगे तो ध्यान से पानी के अंदर रहने वाला मछली नहीं है, ये गाय की तरह ये शुद्ध शाकाहारी होती है, लेकिन ये लगभग विलुप्त होने के कगार पे है। ठीक है, समुद्री गाय या डुगोंग जिसको आप कहते हैं, ये लगभग अब विलुप्त होने के कगार पे। देखने में तो थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है पानी के अंदर, लेकिन ये पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी जीव है। पानी के अंदर, समुद्र के अंदर रहने वाला एक शाकाहारी जीव है डुगोंग। समुद्री गाय भी इसी को कहते हैं, और ये क्या है तो पूर्ण रूप से शाकाहारी है। शील मछली शाकाहारी नहीं है, समुद्री शेर शाकाहारी नहीं है, दरियाई घोड़ा ये भी शाकाहारी नहीं है, शाकाहारी नहीं है। ये तीनों के तीनों मांसाहारी है, और यही अकेले हार्बीवोरस है। ये सब के सब क्या है तो कार्निवोरस है। ठीक है, ये शाकाहारी है समुद्री गाय। तो ए होगा इसका आंसर। लक्ष्मी वेरी गुड, वेरी गुड। रामकृष्ण जी सही है, राकेश वर्मा आपका सही है, तौसीफ जी, अबसार खान आपका भी सही है, वेरी गुड। रोशन मंडल जी आपका भी सही है, वेरी गुड। आगे रामबली जी आपका भी सही है, 79A, वेरी गुड। आज मुझे दोनों तरफ कमेंट देखना पड़ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ के कमेंट देखना पड़ रहा है, जो लाइव क्लास में ऑनलाइन जो है पेड स्टूडेंट जो है ऐप पे उनका भी और यूट्यूब पे भी। आगे जैव विविधता संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? पशु के लिए, पशु एवं पौधे के लिए, पौधे के लिए और जीवों के लिए। इनमें से जैव विविधता संरक्षण जो है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? जल्दी से आप लोग बताइए, सबसे ज्यादा किसके लिए महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आयोग ने क्या माना था वो भी देख लेंगे हम लोग। आप लोग पहले दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर बताइए कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है। आयोग ने किसको माना था वो भी देख लेंगे। रामबली जी कह रहे हैं डी होगा, 80 का डी। नीतू वर्मा कह रही है 80 का डी, जीवों के लिए महत्वपूर्ण। अबसार खान जी डी, रोशन मंडल जी सी, अबसार खान डी। चलिए इसमें हम लोग आयोग का आंसर ले लेते हैं। आयोग का कहना है कि जैव विविधता संरक्षण जो है वो महत्वपूर्ण है किसके लिए? जीवों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बायोडाइवर्सिटी को आप नहीं बचाएंगे तो जीव संसार पे क्या हो जाएंगे? जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का संरक्षण जीवों के संदर्भ में विशेष जरूरी है। ठीक है, जरूरी तो पौधों के संदर्भ में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विलुप्त हो रही है तेजी से, वो कौन हो रही है? वो जीव हो रही है। तो इसका आंसर आयोग ने डी माना था, 80 का डी। आयोग के अनुसार है ये उत्तर। ठीक है विनीता जी, ठीक है, ये आयोग के अनुसार उत्तर है। होना तो चाहिए पशु एवं पौधे की, दोनों की बात करें, लेकिन आयोग ने डी माना था इसका आंसर। ठीक है, आगे दोनों के लिए जरूरी है। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? क्रिस्टमैन, टॉन्सले, एल्टन, ओडम। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम वर्ड किसने किया था? प्रपाउंडेड बाय या फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने यूज किया था? कुमारी चित्रलेखा कह रही है डी होगा। चलिए अब उस प्रश्न पे आ जाते हैं। श्वेता भी कह रही है बी होगा। विनीता, मुझे भी लगता था बी होगा, लेकिन आयोग ने डी इसका आंसर माना है। चलिए लक्ष्मी राजपूत कह रही है डी होगा, ओडम के द्वारा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द, ठीक है, इकोसिस्टम वर्ड फर्स्ट यूज्ड बाय, जल्दी से बताइए। पारिस्थितिक तंत्र 81 का बी, टॉन्सले। लक्ष्मी राजपूत ए कह रही है, प्रताप चौधरी ए कह रहे हैं, बी कह रहे हैं। चलिए नीतू वर्मा बी, अबसार खान बी, लक्ष्मी राजपूत डी। चलिए ए जी टॉन्सले 1935, नीतू वर्मा ने एकदम स्पष्ट ही कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम वर्ड जो है वो पहली बार यूज किया गया था। देख लीजिए इसका बी है, आयोग ने भी बी माना है, टॉन्सले के द्वारा किया गया था। ए जी टॉन्सले के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन आप लोग जान ले कि कौन थे। चलिए ऑर्थर टॉन्सले, ऑर्थर टॉन्सले ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे, यानी ब्रिटेन के क्या थे? क्या कहेंगे उनको? पादप शास्त्री या पादप विज्ञानी।
ठीक है, बोटेनिस्ट को हिंदी क्या कहेंगे, हम पादप विज्ञानी कह सकते हैं। तो एजी टॉन्सले जो थे ये ब्रिटेन के थे और ये बोटनी के एक्सपर्ट थे, यानी कि बोटेनिस्ट थे, सर आर्थर टॉन्सले। और इन्होंने ही सबसे पहले कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया था, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम वर्ड का यूज किया था। कहाँ के थे, तो ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे। तो क्वेश्चन नंबर 81 का बी होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट ने, विनीता आपका भी सही है, राकेश वर्मा जी आपका भी सही है, नीतू वर्मा आपका भी सही है, अफसार खान आपका भी सही है, प्रताप चौधरी जी, लक्ष्मी, ए नहीं होगा। हाँ, वर्ड दिया था हैकल ने, वेरी गुड नीतू, वेरी गुड वेरी गुड, और यूज किया था फर्स्ट यूज बाय टांसले, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 81 का बी होगा। नेक्स्ट, जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन है? जापान के 4 बड़े द्वीपों का नाम दिया गया है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। चारों का एकदम सही क्रम भी दिया गया है, उत्तर से दक्षिण। अब आपको बताना है कि जापान के ये जो 4 बड़े द्वीप है उसमें से कौन सा, ठीक है, उसमें से कौन सा, ठीक है धन्यवाद, उसमें से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है, जल्दी से बताइए। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, ये जापान के 4 सबसे बड़े आइलैंड्स के नाम है, जिसपे लगभग पूरा जापान बसा हुआ है, बाकी छोटे छोटे आइलैंड्स है उसके। तो आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जापान का, जल्दी से बताइए। होन्शु कह रही है नीतू वर्मा, चलिए होन्शु कह रही है नीतू वर्मा, चलिए बाकी लोग बताइए। अफसार खान सी बता रहे हैं क्यूशु, राकेश वर्मा बी बता रहे हैं होन्शु, 82 का, अच्छा इधर से भी आ रहा है, ऐप से भी रामबली जी बी बता रहे हैं, ठीक है, रामबली जी बी, श्वेता यादव बी, राकेश वर्मा बी, प्रताप चौधरी जी होन्शु होगा। आगे चलिए अब देख लेता हूं मैं, चलिए ठीक है, विनीता बिल्कुल सही है, बी ही होगा। देखिए अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को नक्शा भी दिखा देता हूं, मैप ऑफ जापान। जापान में उत्तर से दक्षिण आप देखते हैं तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु 4 आइलैंड आपको दिखाई देता है। तो जापान का ये देख लीजिए मैप, जापान पॉलिटिकल मैप। तो जापान का जब आप पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो जापान के सबसे उत्तर में जो ये द्वीप दिखाई देता है इसको कहते हैं होक्काइडो आइलैंड, ठीक है। उसके बाद जाकर के जो ये देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक देख लीजिए, ये एक द्वीप है, ये आइलैंड जो है ये देख लीजिए, यहां से शुरू हुई यहां तक, इसी द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप, देख लीजिए ये सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद जाकर के शिकोकू ये है द्वीप, और क्यूशु जो आइलैंड है, ये 4 सबसे बड़े जो आइलैंड है, इसमें क्यूशु, शिकोकू और होन्शु देख लीजिए यहां से लेकर के यहां तक, और ये है सबसे उत्तर में होक्काइडो है प्रमुख आइलैंड में, और सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है होन्शु आइलैंड। इसी होन्शु आइलैंड पे जापान की कैपिटल टोक्यो भी है, इसी पे ओसाका भी है, इसी पे कोबे भी है। तो ये रहा जापान का टोक्यो कैपिटल, ये होन्शु आइलैंड पे, और होन्शु आइलैंड जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। क्लियर है आप लोग का? सबसे उत्तर में प्रमुख है कौन सा, होक्काइडो है। सबसे दक्षिण में प्रमुख आइलैंड कौन सा है, वो है क्यूशु। तो जिन लोगों ने होन्शु आंसर दिया है उन लोगों के आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभिलाष थापियाल जी कह रहे हैं होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, वेरी गुड, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राहुल मौर्य जी गुड इवनिंग। लक्ष्मी आपका भी सही है, राहुल जी आपका भी सही है, अभिलाष थापियाल जी आपका भी सही है। चित्रलेखा ए नहीं होगा बच्ची, बी होगा। श्वेता बी, वेरी गुड। रजनीश कौशल जी बी, वेरी गुड। विनीता वेरी गुड। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 लेते हैं हम लोग। बासी जल संधि किसको जोड़ती है? बासी जल संधि किसको जोड़ती है? जल्दी से बताइए। बासी आप लोगों ने सुने हैं, बहुत सारे आप लोगों ने स्ट्रेट या चैनल सुना होगा, लेकिन बासी चैनल सुना है? जल्दी से बताइए। सबसे छोटा जो है होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। क्यूशु सबसे छोटा है, चलिए ठीक है, देख लीजिए। सॉरी, शिकोकू सबसे छोटा है, शिकोकू सबसे छोटा है, क्यूशु सबसे दक्षिण में है, यह है शिकोकू। चलिए, तो बासी जल संधि की बात कर रहे हैं हम लोग। एक मिनट गलत ऑन हो गया। चलिए, बासी जल संधि जल्दी से बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अभिलाष जी। जल्दी से, बासी जल संधि
दक्षिणी चीन सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, पीत सागर, दक्षिणी चीन सागर, पीत सागर यानी येलो सी, और उत्तरी प्रशांत सागर, पीत सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर। चलिए, बासी जल संधि क्वेश्चन नंबर 83 का ए है। दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, क्यों पूछा है पता है? साउथ चाइना सी चर्चा में है और उत्तरी प्रशांत महासागर चर्चा में, इसीलिए पूछा हुआ है ये। अब मैं आप लोगों को बासी स्ट्रेट दिखाई देता हूं मैप पे। एक मिनट, साउथ चाइना सी, ये देखिए जब आप इसको देखते हैं तो ये है आपका साउथ चाइना सी यानी दक्षिणी चाइना सी, इसी को कहते हैं। यहाँ पे चाइना है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया देख रहे हैं ये है साउथ चाइना सी। और यहीं आसपास बासी स्टेट वर्ल्ड मैप पे स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है, इस वाले पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर को, ये जो प्रशांत वाला भाग है, इधर वाला भाग है, ठीक है, इधर से अलग करती है ये वाले एरिया में। हालांकि इस वाले मैप पे ये नहीं दिखाया गया है, एकदम से डिफिकल्ट लेवल पे जब आप देखेंगे बासी स्ट्रेट को, ये आसानी से मैप पे भी नहीं मिलता है, वर्ल्ड मैप पे भी नहीं मिलता है। साउथ चाइना सी को पैसिफिक ओशियन से ये अलग करती है। बास है लेकिन बासी स्ट्रेट आसानी से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बास तो है, वो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आगे मैप पे भी इसको आसानी से लोकेट नहीं किया जाता है, लोकल लेवल पे गूगल मैप पे नहीं मिलता है ये आसानी से। वैसे अगर आप देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन में, आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे, वैसे अगर आप देखेंगे प्रशांत महासागर में तो आपको बास ये यहाँ पे दिखाई दे देगा। एक मिनट, स्पष्ट है ही नहीं इसमें। ये देख लीजिए, ये है आपका साउथ चाइना सी, इसको कहते हैं, देखिए ये तो हो गया चाइना सी, येलो सी वगैरह सब हो गया, यहाँ पे है साउथ चाइना सी, दिख भी नहीं रहा। इसी जगह पे इधर जाने का जो रास्ता है प्रशांत महासागर से अलग जो होती है, जैसे ये हो गया साउथ चाइना सी, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ये साउथ चाइना सी है। तो यहाँ से जो ये प्रशांत महासागर की तरफ जो कटती है, इस जगह पे ताइवान के पास यहाँ पे है बासी स्ट्रेट, ठीक है। मैप पे भी आसानी से नहीं दिखाया जाता है इसको। तो ये हो गया दक्षिण चीन सागर एवं उत्तरी प्रशांत सागर महासागर को अलग करती है या दोनों को जोड़ती है। आगे चलिए नेक्स्ट, तस्मानिया वाला जो है वो है बास स्ट्रेट। नहीं अभिलाष जी, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को जो अलग करती है वो बास स्ट्रेट है, वो अलग है, ठीक है। बासी की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट, तो इसका होगा ए आंसर। नेक्स्ट, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? बास जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। देखिए आ ही गया है क्वेश्चन, चलिए। बास जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। वेरी गुड नीतू, आपका लग भी रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बास जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। टॉरस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य स्थित है। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीपों को अलग करती है। ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 85 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए, बास जलडमरू मध्य तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य है ही। टॉरस जल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच। कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीप के बीच। ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है। जल्दी से बताइए इसका आंसर 85 का डी बता रहे हैं राकेश जी।
चलिए, सत्य नहीं है पूछ रहा है ध्यान से, आनंद जी भी डी बता रहे हैं, तो बिल्कुल ही डी सही होगा आंसर। ग्रेट बैरियर जो आइलैंड है, ग्रेट बैरियर जो आइलैंड है वो न्यूजीलैंड के पश्चिम में बोल रहा है नहीं, बल्कि ये न्यूजीलैंड से पश्चिम से काफ़ी दूर है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, ग्रेट बैरियर जो आइलैंड है वो कहाँ पे है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे है। ग्रेट बैरियर रीफ भी है, ये पूरा का पूरा कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति भी है। मैप पे जब आप देखते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देता है। एक मिनट, कहाँ गया, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी जो तट है यहाँ पे है और न्यूजीलैंड यहाँ पे है। तो न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट पे नहीं है, बल्कि ये न्यूजीलैंड से काफ़ी दूर इधर की तरफ है। ठीक है, न्यूजीलैंड यहाँ पे है, इस जगह पे। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का राज्य है। देख लीजिए, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि प्रवाल भित्ति है, कोरल या प्रवाल से बनी हुई एक भित्ति है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा डी। ठीक है, ग्रेट बैरियर, बास जलडमरू मध्य तो है ही, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य है ही, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। विनीता सरोज सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 86 ले लेते हैं हम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, जिन लोगों ने आंसर दिए हैं आपका सही है आंसर डी वालों का। निम्नलिखित में से किसे समुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? समुद्र के अंदर का वर्षावन होता है एक तरह से, जैसे समुद्र जमीन पे अगर हम लोग बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, हाँ, लार्जेस्ट कोरल रीफ है, ये वर्ल्ड का भी है अभिलाष जी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होती है, सदाबहार वन जिसको कहते हैं, जैसे ब्राजील के अमेजन जंगल में है और अफ्रीका के कांगो बेसिन में है। ठीक है, सबका फी पता कर लीजिए, नीचे जो नंबर होगा उस पर बात करके। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसी तरह से समुद्र का भी वर्षा वन होता है, समुद्र के अंदर भी वर्षा वन की तरह बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। वर्षा वन में क्या होता है कि जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो प्राणी हो चाहे पादप समुदाय, दोनों में, फ्लोरा और फोना दोनों में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सागर के अंदर भी ऐसे ही वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की तरह, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह बहुत ही ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और वो पाई जाती है किसमें? 86 का ए कह रहे हैं, प्रवाल कह रहे हैं, आनंद जी, विनोद कुमार जी कह रहे हैं, विनीता आपका भी सही है, राकेश वर्मा जी आपका भी, आनंद जी आपका भी, नीतू वर्मा आपका भी सही है, अभिलाष टप्याल जी, विनोद कुमार जी आपको भी समझ में आ गया इसका मतलब टॉपिक। ठीक है, तो प्रवाल या कोरल्स जो होती है वो सागर के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको कोरल रीफ इस तरह से कोरल्स आपको दिखाई देता है। देखिए, सागर के अंदर इस तरह से आपको दिखाई देता है कोरल, और ये जो कोरल होता है ये बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सागर के अंदर ये पाए जाते हैं आमतौर पर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। राहुल वर्मा, आशुतोष शुक्ला आपका भी सही है, लक्ष्मी आपका भी सही है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाने वाला ये विशेष प्रकार की जैव विविधता है, और इसमें भी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की तरह बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। तो ये एक तरह से क्या है, सागर का वर्षा वन की तरह यहाँ पे बड़ी संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? समुद्री वर्षा वन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो 86 का ए होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जिन लोगों ने सही आंसर दिए हैं सबका। आगे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम इज खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक धरातलीय पवन। जल्दी से बताइए कि गल्फ स्ट्रीम क्या है।
हाँ बिल्कुल नीतू वर्मा, एक्चुअली क्या होता है, ओशियन डेजर्ट इसलिए कहा जाता है सार्गेसो सी को, क्योंकि सार्गेसो सी जो है वो अटलांटिक महासागर में जहाँ पे है, बिल्कुल बीच में है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है एक तरह से वहाँ पे। उस घास और उसकी वजह से उस पूरे एरिया में देखें तो बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी वगैरह सब भी नहीं होती है, जीव जंतुओं सबको भी लेकर के, तो एक तरह से मरुस्थल ही है उसका सागर का, अटलांटिक महासागर का सार्गेसो सागर। जबकि इसको समुद्री वर्षा वन कहते हैं क्योंकि ये अंदर पाया जाता है और इस पर आधारित जो जीव जंतु होते हैं वो बड़ी संख्या में जीव जंतु वगैरह सब रहते हैं। वार्म करेंट ऑफ गल्फ स्ट्रीम, नीतू वर्मा कह रही है, राहुल जी कह रहे हैं बी यानी महासागर ये धारा, तौसीफ राजा, ठीक है, विजयपाल यादव बी बता रहे हैं, सभी का आंसर सही है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक ओशियन करंट है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। समुद्री धारा है वो भी गर्म पानी की। चलिए सर्च करते हैं कुछ चीजों को। ओशियन करंट वर्ल्ड मैप ले लेते हैं, चलिए ठीक है, विश्व का नक्शा ले लेते हैं, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल, आई थिंक नहीं, एब्सोल्युटली इट इज ओशियन करंट, अभिलाष थापियाल जी। आगे अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो देख रहे हैं ये है गल्फ स्ट्रीम, लाल रंग का, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं फ्लोरिडा, अमेरिका का ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं फ्लोरिडा। इस फ्लोरिडा के पास से एक फ्लोरिडा करंट भी बनती है और वही आगे जाकर के इसी को कहते हैं खाड़ी धारा या गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म पानी की धारा होती है। और ये गर्म पानी की धारा इधर से जब आती है, लेब्राडोर धारा उसके साथ मिलती है, तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर मछली पाया जाता है। यही गर्म पानी की धारा गल्फ स्ट्रीम जब आगे बढ़ती है तो इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। यही आगे जाकर के नॉर्वे की धारा बनती है और इसी गल्फ स्ट्रीम के आगे बढ़ने की वजह से, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की वजह से, यूरोप का जो पश्चिमी तट है, जो कि आमतौर पर ठंड के मौसम में जम जाना चाहिए था बर्फ से, लेकिन उसके बावजूद सागर का पानी नहीं जमता है, यहाँ के सारे बंदरगाह खुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में यहाँ पे पहुंचती है तो उसकी वजह से सागर का पानी जो है वो बर्फ से पूरी तरह से नहीं जमती है और यहाँ के बंदरगाह, खास करके ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह जो है वो खुले रहते हैं, सर्दियों में बंद नहीं होते हैं। जबकि रूस के इस उत्तरी भाग में जाएंगे तो उसके सारे बंदरगाह में बर्फ ढक जाने की वजह से, पानी, समुद्र का पानी बर्फ बन जाने की वजह से सारे जहाज अपनी जगह पर रुके रहते हैं कुछ महीनों के लिए। लेकिन पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह क्यों खुले रहते हैं? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम में गर्म पानी की धारा है जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में जब यहाँ पे पहुंचती है पश्चिमी यूरोप के तट पे, तो यहाँ पे सर्दियों में भी पानी को जमने नहीं देता है। चलिए ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। तो विनोद कुमार जी आपका भी आंसर सही है, अभी लास्ट तापियाल जी, प्रताप जी, लक्ष्मी, विजयपाल, सभी के आंसर सही है। राहुल, तौसीफ रजा जी आपका आंसर सही है, वेरी गुड। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग लेते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक सागरीय धारा है, कहाँ की? तो ए वार्म करेंट ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो ये किसकी धारा है? अटलांटिक महासागर की धारा है। किस प्रकार की धारा है? तो गर्म धारा है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 88, 88, प्रश्न संख्या 88। हाँ, ग्रैंड बैंक कहते हैं नीतू, वेरी गुड। यहाँ पे लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आके मिलती है, इसको ग्रैंड बैंक कहते हैं। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास है ये। आगे, महासागरीय जल में लवणता घटती है जब, यानी कि सागर के अंदर जो होती है वो होती है 1 kg यानी 1000 ग्राम जो पानी होगा वजन में, उसमें 35 ग्राम के आसपास नमक होती है और इसको दिखाते हैं इस तरह से, ग्राम प्रति हजार, इस तरह से। तो औसत रूप से जो महासागर है उसमें लवणता कितनी है? तो 35 ग्राम प्रति हजार के हिसाब से लवण है, उसको इस हिसाब से दिखाते हैं सैलिनिटी औसत में महासागर की। अब ये पूछ रहा है कि अगर किसी क्षेत्र में महासागर में लवणता कम हो जाएगी, यानी ये जो 35 है इसकी जगह 32-30 हो जाएगा, तो आखिर लवणता किस कारण से घट सकती है, ये आपको विचार करना है। वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता घटेगी क्या? क्या हवा का बेग अधिक हो जाएगा तो सागर की लवणता घट जाएगी? क्या ज्यादा बारिश हो जाएगी तो सागर की लवणता घट जाएगी? या आर्द्रता या ह्यूमिडिटी अधिक हो जाएगी तो घट जाएगी? जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 88 का ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। राहुल वर्मा बता रहे हैं सी, नीतू वर्मा सी, तौसीफ रजा जी सी, दीवान सिंह सी। जल्दी से बताइए बाकी लोग भी।
हैवी रेनफॉल नीतू वर्मा, वेरी गुड। ठीक है, देखिए क्या होगा कि अगर इवेपोरेशन ज्यादा होगी, वाष्पीकरण ज्यादा होगी, मान के चलिए कि यहां पे 10 लीटर अगर पानी है, 10 लीटर अगर पानी है, 10 या केजी में पानी 10 केजी है, और उसमें अगर मान के चलिए 3.5 किलो नमक है, और वाष्पीकरण ज़्यादा हो गया तो और पानी घट करके 8 किलो हो गई, तो लवणता बढ़ जाएगी। इससे तो लवणता, वाष्पीकरण जब होगा तो वाष्पीकरण से वाष्पीकृत कौन होगा? इवेपोरेट होगा पानी, और पानी का जब वाष्पीकरण होगा तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी और लवण अपने जगह पे उतना ही रहेगा, तो लवणता बढ़ जाएगी। तो वाष्पीकरण से लवणता घटेगी नहीं बल्कि लवणता बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। जिन लोगों का अच्छा ए नहीं, लक्ष्मी राजपूत, अब मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि अगर वाष्पीकरण अधिक होगा तो पानी वाष्पीकृत हो जाएगी, पानी का नमक उसी समुद्र में वैसे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगी? उससे बढ़ जाएगी लवणता। हवा का वेग अधिक होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है, उससे भारी वर्षा, आर्द्रता से भी कोई भारी वर्षा होती है। तो जब किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, मान के चलिए कि यहाँ पे 20 लीटर पानी है और उसमें अगर 5 किलो नमक है, तो नमक की मात्रा कितनी हो जाएगी? नमक की मात्रा हो जाएगी 25 के आसपास होगी, मान के चलिए। ठीक है, अब इसी में अगर मैं बात करूं तो अगर पानी की मात्रा बारिश के बाद 30 हो जाए तो नमक की औसत क्या हो जाएगी? रेशियो, अनुपात कम हो जाएगा। तो भारी वर्षा अगर होगी तो जल की लवणता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि पानी बढ़ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले ले कि एक कप में आप क्या करते हैं, तो नमक का घोल करके रखते हैं आप। ठीक है, नमक घोल करके एक कप रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे आप सब्जी में कोई नमक डालते हैं, मान के चलिए सपोज दैट, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, घर का एग्जांपल, कि सब्जी में अगर आपने नमक डाला और कढ़ाई में, और गरम गरम आपने टेस्ट किया, कहा कि अरे यार नमक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप उसको क्या करेंगे? थोड़ी देर कढ़ाई को आप अगर उसमें रख देंगे, चूल्हे पर रख देंगे, तो वाष्पीकरण और ज़्यादा होगा, तो नमक की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप क्या करेंगे? उसमें पानी डालेंगे, और जैसे पानी डालेंगे तो नमक की मात्रा उसमें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक तरह से वर्षा के द्वारा क्या हुआ? बाहर से उसी खारे पानी में पानी आ रहा है, तो नमक की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? ना कि आप वाष्पीकरण करेंगे, कढ़ाई को थोड़ी देर और गैस पे छोड़ देंगे तो वाष्पीकरण और ज्यादा होगा, तब तो नमक और बढ़ जाएगी घटने के बदले। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का सी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जिन लोगों ने आंसर दिए। समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण पूछ रहा है कि आखिर जो समुद्र का पानी खारा है, ठीक है, वो सैलिनिटी जो है, कॉजेज ऑफ सैलिनिटी इन ओशियन, उसका कारण क्या है? जल्दी से बताइए। भूमि, समुद्री जीवन, उल्कापिंड और ज्वालामुखी। क्या ज्वालामुखी की उत्पत्ति से समंदर का पानी खारा हो गया? क्या बड़ी संख्या में उल्का पिंड के गिरने से, यानी मेटियोराइट्स के गिरने से हुआ? क्या समुद्र के जो लाइफ है, उसकी बायोडायवर्सिटी है, उसकी वजह से नमक ज्यादा है, या मिट्टी की वजह से, या भूमि उसका कारण है? चारों में बताइए। क्वेश्चन नंबर 89 का सत्येंद्र यादव ए कह रहे हैं। आगे, थैंक यू राजा जी, तौसीफ रजा जी। सत्येंद्र यादव जी जल्दी से बताइए, समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? ए, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताइए, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूं कि ए है या बी है या सी डी है। चलिए तो जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। नीतू 89 का ए बता रही है। अच्छा, नीतू वर्मा सही है। सत्येंद्र यादव जी आपका भी सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, भूमि। अब देखिए क्या होता है कि सागर में जब आप जाते हैं तो सागर में आपको सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड जैसे बहुत सारे लवण मिलते हैं, और नमक की मात्रा 35 ग्राम 1000 क्या कहते हैं उसको, ग्राम पानी में होता है। यानी 1 किलो पानी को अगर आप वजन करेंगे तो उसमें 35 ग्राम के आसपास नमक होता है। 8 प्रमुख नमक उसमें घुले होते हैं। ये सारे नमक आते कहां से है देख लीजिए। तो हमारी पृथ्वी पे जल चक्र आप जानते होंगे, वाटर साइकिल। जैसे ये है, मान के चलिए पर्वत, ये है मैदान, और ये है मान के चलिए कि महाद्वीपीय मग्न तट, ये है महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये है समुद्री का किनारा, ये ट्रेंच यानी कि समुद्र का वो बॉटम, ओशियन का बॉटम। उसके बाद जाकर के ये है मान के चलिए सागर के अंदर का कटक, और ये मान के चलिए कि उसके द्वीप वगैरह सब है, ये सारी चीजें हो गई, और ये है सागर का पानी। भले ही नदी के पानी में आपको मीठा पानी नजर आता हो,
क्या कहते हैं उसको, फ्रेश वाटर नजर आता हो, मीठा पानी नजर आता हो, लेकिन नदी जब पर्वत पे अपर्दन करती है, मिट्टी को काटती है, तो उसमें मिट्टी घुलता है और हर मिट्टी में कुछ ग्राम, भले ही 1 किलो मिट्टी में 1 ग्राम ही क्यों ना हो, आधा ग्राम ही क्यों ना हो, उसमें नमक होती ही है। हमारा जो स्थल है, हमारा जो लैंड है, उसमें सोडियम क्लोराइड आमतौर पर मिट्टी में पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब क्या करती है कि जब नदी का पानी जो होता है जब सागर में पहुंचती है, तो वो पानी जब उससे पहले क्या करती है, तो पर्वत पे मिट्टी को काटती है, अपर्दन का काम करती है, और वो पानी नमक में घुल जाती है। इतनी कम मात्रा होती है कि हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो उस पानी को हम लोग मीठा पानी ही मान लेते हैं, ठीक है। और वो पानी जब सागर के अंदर पहुंचती है तो उसका जो नमक होता है वो पानी के से क्या होता है, सागर के पानी में घुल जाता है, यानी वो पानी पूरी घुल गई। लेकिन अब उसके बाद जब वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण से सिर्फ पानी ही वाष्पीकृत होगी और जल की क्या करेगी, उसका संघनन होगा और बादल बनेंगे, कहीं पे भी बादल बनेंगे। तो सिर्फ क्या होगा, ये पानी वाष्पीकृत होकर के गई, जलवाष्प के रूप में इसका संघनन हुआ और बारिश हुई। और फिर जब बारिश हुई और इससे जो हिमनदी बना या नदी बनी, वो नदी जब अपर्दन करेगी, मिट्टी को काटेगी, तो फिर उस पानी में, मिट्टी में जो हल्की मात्रा में नमक है वो घुल जाएगा। फिर वो पानी सागर में पहुंचेगी, उस नमक को सागर में पहुंचा देगी और पानी खुद वाष्पीकृत होकर के फिर से वो जल चक्र में भाग लेगी, यानी बादल बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। वाष्पीकरण के बाद संघनन होगा, संघनन के बाद बादल बनेंगे, बादल के बाद बारिश होगी, और बारिश जो है वो फिर से मिट्टी को घोल करके सागर तक ले जाएगा और उसमें नमक की मात्रा होगी। तो इस तरह से मिट्टी में जितनी भी नमक है भूमि में, वो नमक पानी में घुल करके सागर में पहुंचता रहता है। सागर में वो पानी में घुल जाता है, लेकिन पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। वो पानी दोबारा फिर जल चक्र के माध्यम से फिर मिट्टी में पहुंचता है, फिर वहां से घुले हुए नमक को ला रहा है। और इस तरह से समंदर के पानी के नमक का सबसे प्रमुख स्रोत कौन होगा, भूमि होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि जल चक्र के माध्यम से भूमि का नमक जो है वो सागर में लगातार पहुंचते रहेगा। क्लियर है आप लोगों का? चलिए, वेरी गुड। आगे तो क्वेश्चन नंबर 89 का जिन लोगों ने ए आंसर दिए हैं उन लोगों के आंसर सही है, वेरी गुड। महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता, ठीक है, एवरेज सैलिनिटी इन ओशियन एंड सी, औसत रूप से कितना ग्राम नमक पाया जाता है? हाँ, खारा इसीलिए होता है क्योंकि जमीन से, मिट्टी से घुल करके नमक पहुंचती है, यानी नदियों के द्वारा स्थल से पानी ला करके समुद्र में इकट्ठा किया जाता है, स्थल से नमक ला करके इकट्ठा किया गया, इसीलिए समुद्र का पानी खारा है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। गिरीश चंद्र प्रजापति जी, धन्यवाद धन्यवाद। आगे, महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता है एवरेज सैलिनिटी इन ओशियन एंड सी। जल्दी से बताइए। बी, सत्येंद्र यादव जी बी बता रहे हैं, नीतू 35 बता रही है, 91 का गरिमा सिंह बी बता रही है, AK गौतम जी 35, तौसीफ रजा जी 35, वेरी गुड। तो 35 ग्राम नमक जो होती है, इसमें देखिए 2 जीरो लगे होते हैं, 2 डॉट लगा होता है, तो ये परसेंटेज नहीं होती है। परसेंटेज क्यों नहीं होती है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो नमक है, जो लवण है, वो क्या है, पानी में घुला हुआ भले ही है, लेकिन वो क्या है, ठोस है, यानी सॉलिड है। जबकि जो जल है वो क्या है, वो है लिक्विड, यानी कि जल को क्या कहेंगे, तरल, ठोस द्रव्य, या इसी को कहेंगे द्रव्य। तो पानी जो है वो क्या है, द्रव्य है, यानी लिक्विड है, और जो लवण है वो है ठोस है। इसीलिए पानी में जब लवण को घोला जाता है तो दोनों का अनुपात बन सकता है, दोनों का प्रतिशत नहीं बनेगा, राइट। और इसीलिए आप देखेंगे तो 2 डॉट लगे होते हैं पीछे, ठीक है। 2 डॉट जो है वो क्या बता रहा होता है कि 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो वजन में जो पानी होगी, पानी का वजन मैं बात रहा हूं, मापने पानी का वजन होगा, ठीक है, उसमें कितना ग्राम नमक होगा, तो उसमें लगभग 35 ग्राम नमक होता है, इसीलिए उसको इस रूप में दिखाया जाता है 2 डॉट के साथ, ठीक है। क्लियर है? तो औसत लवणता कितनी है, 35, सीधे सीधे कहेंगे 35 ग्राम प्रति हजार। क्या कहेंगे, 35 ग्राम प्रति हजार, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछेगा तो तुर्की का लेक वॉन, यानी वॉन झील है, कहां पे है, तो लेक वॉन या वॉन झील है कहां पे, तुर्की में है। और तुर्की के जो लेक वॉन है उसमें 338 ग्राम पर 1000 लवणता है, प्रति हजार पे कितना है, 338 ग्राम नमक है, कहां पे, लेक वॉन, तुर्की का वॉन झील। क्लियर है आप लोग का? आगे इसी तरह से जब आप जॉर्डन में जाते हैं और उसके बीच में क्या कहते हैं उसको, जॉर्डन और इजराइल के बीच में, तो आपको मिलता है एक डेड सी, यानी मृत सागर, जहां पे 240 ग्राम नमक होती है प्रत्येक 1000
ग्राम पानी में है। ठीक है, वो कहाँ पे है? तो वो है इजराइल और जॉर्डन के बीच में, डेड सी यानी मृत सागर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी गुड, जिन लोगों ने 91 का बी दिया है, आप सभी लोगों के आंसर सही है। वेरी गुड, आगे। हाँ, पेड क्लास के लिए एक गौतम जी, पेड क्लास में पूरी डिस्क्रिप्टिव होगी, पूरी डिटेल से होगी। मंगलवार से रेगुलर क्लास होगी पेड क्लास की। ठीक है, उसमें टॉपिक पढ़ाया जाएगा आप लोगों का। आगे नीचे नंबर पे बात कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 ले लेते हैं हम लोग। 91 का बी होगा। वेरी गुड। 92 देख लीजिए। बितलीय मैदान में पाए जाते हैं निम्न नदी घाटियां। कहाँ पे पाया जाता है पूछ रहा है? महासागरीय खाइया, अंत महासागरीय कंदरा, गहरे सागरीय मैदान। जल्दी से बताइए, बितलीय मैदान या एबेसल प्लेन, एबेसल प्लेन भी उसको कहते हैं, तो एबेसल प्लेन इनमें से कौन से भाग में पाए जाते हैं दुनिया में? 92 का बताइए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़ हम लोगों ने भी सुने हैं जी। तुर्की का तुर्की हो गया, बड़ी बेइज्जती होती थी बेचारों की, इसीलिए उन्होंने देश का नाम बदलने का फैसला किया। ठीक है, सत्येंद्र यादव जी कह रहे हैं सी, अंतः सागरीय कंदरा। तौसीफ रजा सी कह रहे हैं, राहुल वर्मा सी कह रहे हैं। ओ माय गॉड, कॉन्सेप्ट लेवल पे दिक्कत है। गहन सागरीय जो मैदान होती है, जो उसी को कहते हैं। देखिए, जब एक सागर के किनारे आप पहुंचते हैं, जैसे ये हमारा ज़मीन है, लैंड है, ठीक है, और ये हमारा, इसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। यहाँ से मान के चलिए ये सागर आपकी शुरू हो गए, तो इसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, इसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। उसके बाद जाकर के ये सागर की ट्रेंच एकदम जस्ट ढाल के ही किनारे पे सबसे ज़्यादा गहरा होता है, जिसको आप कहते हैं क्या? तो गर्त कहते हैं। उसके बाद जो सागर का ये मैदान होता है, इसको कहते हैं बितलीय मैदान। ठीक है, इसको कहते हैं, यही क्या है? यही गहन सागरीय मैदान है। सागर के अंदर आगे जाएंगे तो यानी जमीन पे जैसे हमें पर्वत, उसके बाद फिर कहीं कहीं पे सागर के अंदर ऐसे उठा होता है, इसको सागरीय पर्वत कह लीजिए। ये अगर बाहर निकल आया है तो द्वीप का काम करेगा। सागर के अंदर कभी कभी क्या होता है, पूरा पानी में नहीं उठ करके ऐसे भी आकृति बनी होती है चबूतरा नुमा, इसको सागर का पठार या फिर इसको कटक कहते हैं, महासागरीय कटक कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये है सागर के अंदर का मैदान, वितलीय मैदान या गहन सागरीय मैदान। तो इसका आंसर होगा डी, देख लीजिए इसका आंसर है डी। ठीक है, तो इसको कहते हैं बितलीय मैदान या गहन सागरीय मैदान। ठीक है, ये होगा, और ये सबसे ज़्यादा मैदान के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, ये सागर के जस्ट जहाँ पे स्लोप या ढलान खत्म होती है वहीं पे पाया जाता है गर्त। तो ये है महाद्वीपीय मग्न तट, ये है महासागरीय ढाल। जैसे ढाल खत्म होगी वैसे आती है गर्त, और गर्त के साथ ही जैसे खत्म होती है वैसे बात दूर दूर तक सागर में ऐसे मैदान होते हैं, जिसको गहरे सागरीय मैदान या वेबेसल प्लेन या बितलीय मैदान के नाम से जानते हैं। वेरी गुड नीतू। अच्छा नीतू, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है मुझे लग रहा है, इसीलिए आपको जैसे वेबेसल बताया आपको पता चल गया। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 92 का क्या होगा? डी होगा आंसर। ठीक है, और अब जाकर के दूसरे सर की क्लास है। टाइम क्या है? 5:30 हो गया, तो अब दूसरे टीचर्स की भी शायद क्लास लगेगी। तो आज स्टूडियो भी अब इतने ही टाइम तक था। सोमवार को हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। आज कितने क्वेश्चन ले लिए? ठीक है, सोमवार को हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन होगा तो 92 है, या फिर सोमवार से देखिए जैसे जो होगा मैं बात करके संस्थान से, हो सकता है तो सोमवार को हम लोग टॉपिक ही शुरू कर लें। ठीक है, रामबली जी जो एडमिशन ले चुके हैं आप लोग, पूनम मौर्य, ठीक है, तो हो सकता है सोमवार से टॉपिक ही शुरू कर दें, और हम लोग शुरू के 1-2 दिन जो टॉपिक जो चलेगा आप लोग का वो भी फ्री रखेंगे। ठीक है, नहीं आज इतना ही कर लेते हैं, क्वेश्चन ही आज इतना ही लिए थे। ठीक है, लास्ट पीपीटी था ये। तो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। हो सकता है तो देखिए मैं बात करके संस्थान से सोमवार से हम लोग टॉपिक पे ही आ जाएंगे, सीधे पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सभी को, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।